नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने शो बातचीत में। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने समाज सेवा में अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्री गिरीश पटेल जी के बारे में, जो कि वर्तमान में बीजेपी के बहुत ही एक्टिव एक कार्यकर्ता हैं। पिछले 40 साल से सर राजनीति में बीजेपी के माध्यम से समाज की सेवा करते आए हैं। आपको बता दें, सर संबलपुर जिला के SDA संबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं और संबलपुर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के भी चेयरमैन रह के समाज की सेवा कर चुके हैं। फिलहाल अभी सर संबलपुर में बीजेपी के जिला सभापति हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप अपना इतना कीमती समय लेकर यहाँ पर आए। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको सर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, बहुत बार ये होता है ना कि हमारे जो पब्लिक है, पब्लिक आपको सिर्फ एक रोल में देख रही है, उसके बारे में पब्लिक को पता है। पीछे में जो एक्चुअल में जो गिरीश पटेल हैं, मतलब वो कितना मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, उनका बचपन कैसा था, स्कूलिंग कैसी थी, वो उनको नहीं मालूम। तो आज हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा आपका मतलब बचपन से लेके राजनीति में आने तक का एक सफर एक छोटा सा जरा हमको बताइए। बात ऐसी है, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी हमारी। जब मैं छोटा था उस समय पिताजी उसके मामा के साथ में रहते थे और घर में ऐसा पार्टीशन हो गया, तो बहुत खराब परिस्थिति मेरे को अलगे हुए थे उसे पिताजी उसके मामा से। उसके बाद में इसमें मैट्रिक तक पढ़ा हूँ मैं, और ऐसा संजोग था मुझे लगना पड़ा काम धंधा में, और काम धंधा में लग गया। और 1979, 80, 84 में ऐसा कुछ घटना घटी। मेरी जो दुकान भी जो थी वो भी केस हम लोगों ने हार चुके, दुकान भी चली गई। क्या काम करते थे राजनीति में आने से पहले? नहीं, राजनीति में अपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था गेटी टोकीज रोड में। अच्छा। और पिताजी चलाते थे, मैं भी साथ में था। वो चले जाने के बाद में फिर ऐसी परिस्थिति हो गई थी, हमने कचेरी में एक छोटा सा अपने दुकान किया था, टाटी लगाकर, कैंटीन टाइप का। उस वक्त बैद्यनाथ चौक में अपना ठेला था। तो जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। सही है। राजनीति में ऐसा देखा जाता है ना कि जल्दी से परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते कि तुम राजनीति में मत जाओ। तुम राजनीति में जाओगे ना तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा, तुम घर वालों को समय नहीं दोगे। क्योंकि ये बात तो सर देखिए सत्य है कि जब आप राजनीति में आते हो, यानी कि जब समाज सेवा में आते हो ना, आपको समाज को ज्यादा समय देना पड़ता है। आप अपने परिवार को चाह कर भी कितने बार ऐसा होता है समय नहीं दे पाते। तो उस समय परिवार का क्या सपोर्ट रहा? जरूर, पहले जब मैं स्टार्टिंग किया था, जिससे हम लोग राजनीति में आया है, तो 1984 में हमने भारतीय जनता पार्टी का काम शुरुआत किया। 1983 में, तो उस समय घर में तो आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं थी, और घर में सबका मतामत भी यही था कि भाई अपना परिवार चलने में असुविधा हो रही है, अपने को राजनीति में नहीं आना चाहिए बोल के। लेकिन जिस जगह में मेरा रेस्टोरेंट था, जो पिताजी का रेस्टोरेंट था, जो छोटा सा जो होटल थी गेटी रोड में, नटराज रोड के सामने में, वो पूरा संबलपुर का राजनीतिक जितने पॉलिटिकल पार्टी वाले सबका राजनीतिक एक वो अड्डा था, एक पॉइंट था, वहाँ सब आते थे। तो वहां से आपको एक सहयोग मतलब मिला है कि राजनीति में आना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं 1983-84 के आसपास आप राजनीति में है। उस समय की अगर हम बात करें तो बीजेपी को कोई इतना जानता नहीं था। कांग्रेस उस समय की एक बहुत बड़ी टीम थी। तो कांग्रेस को ना चूज करके अपने बीजेपी को क्यों चूज किया, क्या कारण है? बीजेपी एक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेके पार्टी चलती है, और एक अपना सनातन विचारधारा तो है ही। तो उस विचारधारा के साथ में बचपन से अपने अटैचमेंट रहा, जुड़ा हो रहा है। तो हमने सोचा यही ठीक जगह है। और उस समय सामूहिक नेतृत्व लेते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसे गहरी छाप थी हमारे जीवन के ऊपर में। ज्यादा उस समय तो ये तो टीवी वगैरह उतना कुछ था नहीं, जो कुछ भी पढ़ते लिखते थे उसके बारे में सुनते थे, पेपर में पढ़ते थे, तो उससे प्रभावित थे हम लोग। तो और एक अपने उस समय अभी जो यहाँ पे लोकल विधायक है जयनारायण मिश्रा जी, विरोधी दल के नेता है, उस समय उसका हमको बुलाया है, हम उसके नेतृत्व में फिर यहाँ पे काम शुरुआत किया हमने, और आस्ते 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 करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप सर संबलपुर में आप म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन रह के भी सेवा कर चुके हैं। तो आपके उस कार्यकाल में आपके हिसाब से आपने संबलपुर के लिए क्या एक अनोखा काम किया जिसके लिए पब्लिक आज भी आपको याद करती है? देखिए, सबसे बड़ा काम हमने किया है, एक तो 2-3 चीज विषय वस्तु ऐसी है जिससे मैं चेयरमैन हुआ। तो सबसे पहले हमने काउंसिल में रेजुलेशन किया, प्रस्ताव पास किया कि संबलपुर में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय हमारी माँ है, तथा उड़ीसा में कानून है कि उड़ीसा में गाय का आप काट नहीं सकते हो बोल के, हत्या नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के एक ऐसा रूल है। बट सर फिर भी आए दिन न्यूज में आती है कि कुछ ऐसे हैं लोग। मैं बता रहा हूँ, ये चीज आपको बता रहा हूँ मैं। तो एक ऐसा कानून था, तो उसको हमने बेस करके म्युनिसिपैलिटी काउंसिल में रेजुलेशन किया। संबलपुर अपने उस समय म्युनिसिपैलिटी थी, महानगर निगम नहीं था। तो यहाँ पे प्रतिदिन गायें बहुत कटती थी। हम लोग प्रस्ताव पास किया, और लाइसेंस था, लाइसेंस वगैरह हमने बंद किया। जो गाय काटते थे उसका लाइसेंस वगैरह बंद किया, आज तक भी बंद है। उसके बावजूद भी अभी गाय कटती है बहुत। आपने सुना होगा, हम लोग आंदोलन करते हैं, बहुत गायों को हमने बचाया है। ये एक विषय था। दूसरा विषय था, म्युनिसिपैलिटी को हमने पूरा गेट ओपन कर दिया था। जो कोई भी आता था, कोई गरीब हो, दुखी हो, रिक्शा वाला हो, कुली हो, मजदूर हो, हमाली हो, कोई भी आते थे, उसके लिए चेयरमैन को मिलने का
सबसे इजी हो गया था। कोई अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, जो कोई भी आया उस समय आता था, बैठ के आपने जो विचार तो बता के जाता था। ग्राउंड लेवल का प्रॉब्लम तो वही बताएंगे। बहुत बार क्या होता था ना कि जब हम जाते म्यूनसिपैलिटी में कमिश्नर से मिलने, चेयरमैन से मिलने, तो हमको जो बाहर में कोई पियोन लेवल का जो पर्सन है जरूर वही रोक देता था। या हमको कितने बार ऐसे होता था ना, जो एक बहुत जगह सत्य भी हुआ है कि अगर हमको कमिश्नर तक पहुंचना है या चेयरमैन तक पहुंचना है तो हमको उस पियोन को कुछ पैसे खिलाने पड़ते थे, ऐसी भी परिस्थिति थी। तो वो अगर आपने हटाया तो ये वाकई बहुत अच्छा सर ने काम किया कि आप अपना डायरेक्टली प्रॉब्लम चेयरमैन से कर सकते हो। फूल बिखरते हैं ना और साथ में फिर कीचड़ भी उछलते हैं, तो इस दौरान और आप जब राजनीति में हैं तो विरोधी पार्टी तो तैयार रहती है कि कैसे भी हम अपने दूसरे पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालें। तो इस दौरान आपके ऊपर भी बहुत बार लोगों ने कीचड़ उछालने की कोशिश की होगी, तो ऐसी इमोशनल सिचुएशन में आप उसका कैसा सामना करते थे? उस आदमियों के प्रति मुझे दया लगती है, अपने मन में सिंपैथी आती है। बेचारे हमारे राजनीतिक करियर के ऊपर में कुछ बोल नहीं सकते हैं, निष्कलंक हम लोग पार्टी का काम करते हैं, बिना स्वार्थ का करते हैं, सनातन के लिए और अपने राष्ट्र के लिए। उसमें कोई लगाता है, वो एरा गैरा कोई आदमी होता है जिसका कोई बेस नहीं होता है, वो अभियोग करते रहते हैं, उसको कोई हमको गुरुत्व आज तक मैंने कभी दिया नहीं है कोई बात कभी भी। आप सर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आरएसएस से आप जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस आपके लिए क्या है? मातृशक्ति है हमारी, और क्या माँ है, और क्या हमारा सब कुछ संघ के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, आपको बता दूं मैं, आरएसएस एक्चुअली में है आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। उनका एक ही लक्ष्य है, हमको राष्ट्र की सेवा करनी है। आप अगर बहुत बार देखे होंगे, जब कभी भी आपदाएं आती है, चाहे वो बाढ़ हो या भूकंप हो, तो जो सबसे पहला जो ग्रुप आगे आता है समाज की सेवा के लिए, वो और कोई नहीं बल्कि आरएसएस होता है। सही बात है, आरएसएस होता है। बात करें अगर आपके राजनीतिक भविष्य की, तो राजनीतिक भविष्य में आप अपने आप को आने वाले भविष्य में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं जिस मुकाम पे था और जब जमीन स्तर से मैं उठा ऊपर, और संबलपुर में हमारा कार्य क्षेत्र रहा है संबलपुर विधानसभा। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो है उसने मुझे, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो केंद्रीय मंत्री, उसने मुझे दायित्व दिया लोकसभा का कोऑर्डिनेटर किया है। तो राजनीति में जिस दिन से मैं आया हूँ आज तक मेरा ग्राफ बढ़ते ही गया है, कभी नीचे नहीं आया है। और राजनीति में अपने पार्टी के प्रति समर्पित है। पार्टी, अब जैसा कहा, अपने आरएसएस विचारधारा के साथ में जुड़ी हुई है। पार्टी जो निर्णय जो लेती है वो सर्वोपरि होता है, उसमें किंतु परंतु होता नहीं है। लेकिन कभी कभी मन में दुख भी होता है कि चलो किस इतने काम करने के बावजूद भी आदमी लोगों को निगलेक्ट किया जाता है कभी कभी। तो मैं मन में कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन उसको फिर मन को रजाना पड़ता है कि चलो हम तो उस विचारधारा के साथ में जुड़े हुए, राष्ट्र सबसे बड़ा है बोल के। सर, अभी दोबारा अगर आपको मौका मिले संबलपुर की जनता को फिर से और अच्छे लेवल पे सेवा करनी, तो आने वाले 10 साल में आप संबलपुर को कहाँ देखते हैं? संबलपुर में देखिए, अभी तो एक मैं आप चीज बता रहा हूँ, विगत 5 वर्षों तक यहाँ पे एमएलए भी नहीं है कि एमपी भी नहीं है। एमएलए का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और एमपी तो थे ही नहीं, यहाँ पे बोलने से चलेगा। उसके बावजूद भी संबलपुर में जो जो काम करना चाहिए हमने किए हैं यहाँ पे। और अभी तो अपने लोकप्रिय जो है धर्मेंद्र प्रधान जी संबलपुर आ रहे हैं, वो उड़ीसा के बहुत टॉप लीडर में उसकी गिनती होती है, उसको उड़ीसा रत्न बोलते हैं कहते हैं। उसके बावजूद भी वो आज केंद्रीय कैबिनेट में उसकी एक प्रमुख भूमिका है उसकी, प्रधानमंत्री जी के साथ में, उसका गृह मंत्री जी के साथ में अच्छा उसका कंडीशन भी है। और ये विगत 2 साल के अंदर में जब से आ रहे हैं संबलपुर, उसने विकास के बहुत काम किए हैं। उड़ीसा में सरकार नहीं होने के बावजूद भी केंद्र के फंड लाके, तो मुझे लगता है पूरा विश्वास से वो निर्वाचन लड़ने जा रहा है यहाँ पे लोकसभा का, और जरूर जीतेंगे, लाखों वोट से जीतेंगे, और संबलपुर का विकास द्रुत गति से बहुत आगे बढ़ेगा, ये उसका विश्वास। सर, आम जनता का ये मानना है कि उड़ीसा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही अगर हम बीजेपी की बात करें तो लोगों के मन में सिर्फ एक पिक्चर आती है, वो है मोदी जी। तो उड़ीसा में भी मोदी जी का ही चर्चा है, लेकिन उनके अलावा कोई और नहीं है। तो ऐसा आपके हिसाब से क्या कारण है कि उड़ीसा में कोई एक अच्छा, उतना पावरफुल चेहरा बीजेपी नहीं दे पाई? नहीं, वैसा नहीं है। जैसा भी धर्मेंद्र प्रधान जी का मैंने कहा आपको, उसको उड़ीसा रत्न बोलते हैं। उसने ये विगत 10 साल के अंदर में जिस दिन से मोदी जी की गवर्नमेंट हुई, वो मंत्री रहा है। पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, उसके बाद में अभी शिक्षा विकास मंत्री है। उसको बहुत कुछ काम किया है। आज उज्ज्वला का आप देख लीजिए, उज्ज्वला योजना का जो आपको देख लिया, उसमें पूरा भारतवर्ष में उसको कम से कम 12 के 14 करोड़ उज्ज्वला गैस फोकट में बांटे हैं, गरीबों को दिए हैं। तो नजर के सामने वैसे बहुत कम उसने किया है। कम से कम उड़ीसा में ये विगत 10 सालों के अंदर में 2 लाख करोड़ का उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लाके उसने निवेश करवाया है। तो आज शीर्ष नेतृत्व है उसका भारतीय जनता पार्टी का, नहीं है वैसा नहीं है, और अच्छा उसका प्रगति है। और आने वाले दिनों में जब यहाँ से जीत के जाएंगे तो जरूर और उसका संबलपुर का विकास होगा। अभी जैसे बीच में चावल का निकला था, तो चावल सेंट्रल गवर्नमेंट चावल देती है, केंद्र सरकार चावल देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो, इसमें
5 किलो हर व्यक्ति के पीछे जो फुकट में था, इसने बहुत प्रचार किया, हमारा चावल है बोल के। बीच में उसने बैग भी निकाला था, एक बैग में चावल आता था, विरोध किया, एफआईआर किया। अच्छा, उसके शिष्ट जो उसके ऑफिसर के अगेंस्ट में चावल बंद कर दिया उसने, बैग ही बंद कर दी उसने। उसके बाद उससे किया, फिर अलगा बैग बनवाया, चावल अलगा देते थे, बैग अलगा देते हैं। अच्छा। और बैग के साथ में 1000 रुपया देते थे। अच्छा। तो ऐसा होता है वैसा। वो केंद्र सरकार की योजना है, जनसाधारण सब जानती है किसका पैसा है, कौन है। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड लेवल में स्ट्रॉन्ग बहुत संगठन बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक कमेटियां बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हर बूथ में 20, 25, 18, 20, 25, 30, 40, 50 तक वर्कर है। वो पब्लिक के साथ में मिलते रहते हैं, तो उसको बताते रहते हैं कि मोदी जी का काम क्या है। और पार्टी का भी प्रयास रहता है बारंबार कि मोदी जी की जो लोकप्रिय जो योजना है वो जनसाधारण तक पहुंचे। सर, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ स्कीम्स केंद्र सरकार की होती है, उसे राज्य सरकार आगे बढ़ाती है। इसी दौरान ये देखा जाता है ना कि आप एक पार्टी के हैं, दूसरा वाला कोई और पार्टी का है, तो दूसरे पार्टी के साथ अगर आप मिल के काम करोगे तभी आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर पाओगे देश के लिए। जो ठीक बात है आपकी। हाँ। लेकिन इस केस में भी ये देखा जाता है ना कि जो दूसरी पार्टी होती है वो हमेशा टांग खींचने में लगी रहती है। तो ऐसे केस में मतलब आपके साथ कोई ऐसा कुछ किस्सा हुआ होगा कि जब आप एक स्कीम लेकर चल रहे हो और विरोधी पार्टी बार बार प्रयास कर रही थी कि कैसे आप ये काम न कर सके, उसके बारे में जरा बताइए कुछ। जना ये ऐसे जो काम करते हैं ना, वो जनसाधारण के विरोधी काम होता है। आज देखिए, आप अपनी तो ऐसी पर्सनल कोई स्कीम नहीं है, जैसे आपको बता रहा हूँ, मोदी जी की आयुष्मान योजना एक स्कीम है। उस योजना के अंतर्गत पूरा भारतवर्ष में हर व्यक्ति को, मैंने 70 से 80 करोड़ व्यक्ति को उसमें जोड़ने की लक्ष्य था उस समय, कि हर उस व्यक्ति के पास, जिसके पास कार्ड है, हर उस व्यक्ति को 5 लाख का ट्रीटमेंट उसको फ्री मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो कार्ड, किस चीज का? उसको आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। आयुष्मान कार्ड, अच्छा। तो उसमें उसको 5 लाख तक की उसको सुविधा मिलेगी ट्रीटमेंट कराने के लिए भारतवर्ष के। आप कोई सा भी हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, प्राइवेट हो या पब्लिक हो। अच्छा, दोनों में। हाँ। ओके। लेकिन दुख की बात है, उड़ीसा सरकार ने उसको लागू नहीं किया। एक उड़ीसा सरकार ने लागू नहीं किया, एक वेस्ट बंगाल सरकार ने लागू नहीं किया। कारण क्या है उसका? कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, उसने वो लागू नहीं किया। बट सर, उड़ीसा में एक ये है ना, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड, कुछ इस देखिए, इसमें 2 चीज है। हाँ। केंद्र सरकार ने जो योजना की है, आयुष्मान योजना, उसमें पूरा भारतवर्ष में आपका कवर करेगा, कहीं पे भी, और वो इंश्योरेंस के साथ में जुड़ा हुआ है। अब बिजू स्वास्थ्य योजना इसकी कॉपी करके, कॉपी पेस्ट बोलते हैं, करके उसने बिजू स्वास्थ्य योजना का कार्ड निकाला। अच्छा, कि अपना एक ब्रांडिंग हो, हमारा प्रचार हो। मोदी जी का प्रचार नहीं हो, उसका प्रचार हो, बिजू जी का। तो उसका फंडिंग कहाँ से आता है? उसका पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देता था उसका। तो अगर आयुष्मान की बात करें तो आयुष्मान में पैसा किसका लगता? गवर्नमेंट का, राज्य सरकार या केंद्र का? किसका लगता? केंद्र का। और ये बिजू स्वास्थ्य में, इसमें राज्य का लग रहा है। मतलब आइडिया उन्होंने ले लिया, पैसा अपना लगा नहीं, उसमें पैसा ले लिया है। हाँ। सिस्टमेटिक नहीं हुआ ना काम। एक उड़ीसा गरीब स्टेट है, अभी कुछ पैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में यहाँ पे पैसा आना चालू हुआ है, वो भी आपका माइंस का। और जब नीलाम होने के बाद में यहाँ पे पैसा 10 गुना आ रहे हैं अभी। लेकिन बात है कि जब ये जो प्रोजेक्ट जब लिया जाता है, केंद्र सरकार का तो उसके पास में पैसा है, जैसे भी करके उसे मैनेज कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिजू स्वास्थ्य योजना का नाम सोचते कार्ड बना दिया, सब व्यक्तियों को बांट दिया, जिसको बांटना चाहिए उसको। अब उस कार्ड को लेके जाइए, अभी आप यहाँ पे समूहपुर में कोई पेशेंट आएगा, उसको लेकर चले जाइए विकास में, वो विकास उसके अंदर में है, समलेश्वरी है, विकास, ऐसे कुछ 2-4 हॉस्पिटल है। बोलेगा हमारे पास बेड खाली नहीं है। अच्छा, बेड खाली क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है? वो जितने भी पेशेंट को ठीक है, अभी तक उसको पैसा नहीं मिला होगा। अच्छा, तो ये एक गवर्नमेंट का टोटल इसमें फेलियर है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इतनी अच्छी लोकप्रिय योजना है मोदी जी की, सबको स्वास्थ्य मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले बोल के। तो केंद्र सरकार पैसा दे रहा है, तो राज्य सरकार को क्या सुविधा है उसमें पैसा खर्चा करने में? लेकिन नहीं हो सका। आज ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, अब समूहपुर विधानसभा में खाली 30,000 व्यक्तियों को उसको घर चाहिए। हर साल कितने आदमी को मिलता है? 2,000 आदमी को मिलता है घर। अच्छा, तो क्यों नहीं देते हो आप? मोदी जी की स्कीम में केंद्र सरकार पैसा दे रहा है आपको घर बनाने के लिए। एक गरीब व्यक्ति को 2,20,000 रुपया एकदम फ्री में मिलता है उसको घर बनाने के लिए। 420 स्क्वायर फुट का घर बनता है, उसमें एक बेडरूम होता है, एक किचन होता है, एक शौचालय होता है, और उसमें पानी पीने की जरूर सुविधा रहेगी, इलेक्ट्रिक दिया जाता है। आप तो नहीं दे दो ना भाई, केंद्र सरकार जितना बोल रहा भर भेजो। केंद्र सरकार तो मना नहीं कर रही है। नहीं, उसमें बीच में उसने शुरुआत किया था बिजू आवास योजना। अच्छा, वो अपना एक अलग से ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है। जब 3,000 वहां से सेंक्शन होकर करते हैं केंद्र सरकार का, ये 200 उसमें 10-20 अपना मिला। तो तकलीफ है यहाँ पे सरकार दोनों नहीं होने से ना, जो विकास मूलक काम है जो मोदी जी के, वो सफल यहाँ पे ठीक नहीं हो सक रहा है, ठीक से उसका कार्यकारी नहीं हो सक रहा है। सर, वैसे तो बहुत सारे मेरे पास आपके लिए प्रश्न हैं। मैं भी पूरा बैठा हुआ है ना सर।
इसमें से सर थोड़ा सा हटके एक क्वेश्चन लेते हैं। आपके इस राजनीतिक पूरे करियर में कोई एक ऐसा इवेंट बताइए जो बहुत ज्यादा आपके लिए मेमोरेबल हो, यादगार हो और चैलेंजिंग भी हो, मतलब बहुत ज्यादा आपको चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा हो और फिर आपने उस चीज को करके दिखाया, ऐसा कुछ एक कोई इवेंट बताइए। जिस समय मैं म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन हुआ ना, उसमें म्यूनसिपैलिटी का एक छाप था कि बड़े आदमी आते हैं, बड़े आदमी यहाँ घुसते हैं, बड़े आदमियों का काम होता है, छोटे आदमी आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, काम नहीं हो सकता है। हमने मिथ्या को पूरा तोड़ा है, हमने वो तोड़ के उस समय एक बड़ा चैलेंज था वो चीज को करना, पूरा एक विषय वस्तु को पूरा चेंज कर देना। उसको हमने म्यूनसिपैलिटी को निर्देश दिया था, एक चैलेंज के हिसाब से हमने म्यूनसिपैलिटी को लिया था और हर उस व्यक्ति के पास में पहुंचने की हमने कोशिश की। उस समय जैसे एक स्लम्स एरिया है, वहां पे उसका ट्रेनिंग कैंप होता था, तो हमारे हेल्थ ऑफिसर जाते थे, वहां पे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाते थे, हम खुद वहां पे जाते थे, उसके साथ में बैठ के वहां पे भोजन की व्यवस्था होती थी, भोजन करते थे। उसको हम अपना बनाने के लिए, अपने संस्था के साथ जोड़ने के लिए अपने अगाध प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया था। और ये उस समय ये चैलेंज था, एक टाइप का बहुत बड़ी चैलेंज थी। और सबसे बड़ा तो था कि जिस समय हमने बहुत बड़ा सुंदर सिस्टम से जब हमने काम शुरुआत किया था, उस समय हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक अभियोग आया था कि मेरे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फर्जरी है बोल के। अच्छा, ये आपके ऊपर एक इल्जाम आया था। अच्छा ये फर्जरी है बोल के, डुप्लीकेट है बोल के। और उसके ऊपर में हमको हमारे विरोधी जो थे उसने वो बहुत हैरान किया है। अच्छा, तो काम करने में रुकावट करते थे, उसके बावजूद भी हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, सेवा में लगे थे, आज तक भी लगे हुए हैं। आज के तारीख में आप संबलपुर में प्रशासन का क्या लूपहोल देख रहे हैं, मतलब एक ऐसा फील्ड जो वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए आप ये चाहेंगे कि जो भी ये वीडियो अगर देख भी रहे हैं तो उनको ही पता चले, अगर चाहे वो विरोधी टीम के क्यों ना हो, कि इसके ऊपर आपको काम करना जरूरी है। क्या प्रॉब्लम है अभी संबलपुर में? देखिए दो विषय वस्तु बहुत एकदम सीरियस विषय है। एक तो है म्युनिसिपैलिटी महानगर निगम का निर्वाचन नहीं हुआ। 11 साल हो गए उसका निर्वाचन नहीं हो रहा है। अच्छा, निर्वाचन क्यों नहीं हो रहा है? सरकार के पास उसका जवाब ही नहीं है। एक ही चीज बोलते हैं, नहीं किसी ने केस किया है हाईकोर्ट में, जो डिलिमिशन जो हुआ है वो ठीक नहीं है बोल, वो तो केस को हटा दीजिए ना। सरकार चाहेगा कोर्ट में अपेयर करेगा, डिलिमिशन अगर ठीक नहीं हुआ है उस ऑफिसर को बैठा के और डिलिमिशन जो गलत है उसको ठीक कर ले, कोर्ट में दे दे, केस खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज 11 साल हो गए, संबलपुर जैसा पश्चिम उड़ीसा का प्राण केंद्र है, अपना हार्ट ऑफ द पश्चिम उड़ीसा बोलता है, यहाँ पे निर्वाचन नहीं होना। अपने आप में एक सवाल तो पैदा है, पब्लिक को हेरेसमेंट करने के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। अब म्युनिसिपैलिटी का महानगर निगम का तब जानते हैं इतनी बड़ी ऑफिस बन गई। संबलपुर एक अपना महानगर देख लीजिए आप, 140 स्लम्स को लेकर आज कुछ डेवलपमेंट नहीं है। जिस समय हम चेयरमैन थे 2003 से 8 तक, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हमने 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए थे संबलपुर के लिए, एक स्लम्स का विकास के लिए और एक अपना अर्बन का विकास के लिए, अर्बन में जो बाकी एरिया का विकास के लिए। और उस प्रोजेक्ट को हमने टच किया था, जो प्रोजेक्ट के द्वारा संबलपुर आज कुछ सुंदर हो सकता था। आप सर अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे बुनियादी ढांचों के बारे में आपका क्या रुख? देखिए, आपके तरफ से अभी जो पोजीशन है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेसिक नेसेसिटीज है उसका क्या लेवल है? क्या वो एक सेटिस्फाइड लेवल है? अगर नहीं है और कल अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्लान कर रखे हैं? देखिए, शिक्षा के बाद सबसे पहले रहते हैं तो एक तो जो अपने जो प्राइवेट सेक्टर में जो है शिक्षा का स्तर जरूर ऊपर है, लेकिन मैंने जैसा आपको पहले कहा 140 स्लम से ये विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कम से कम शिक्षा का स्तर जो होना चाहिए महानगर निगम का वो नहीं हो सक रहा है, नहीं हो पा रहा है, बहुत दयनीय स्थिति में है। अब तो हर एक रिक्शा वाला भी चाहता है बेचारा, जो हमाली मजदूर है वो भी चाहता है कि उसका बच्चा कोई थोड़ा बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, अच्छी स्कूल में पढ़े, क्यों उसको वहां पे सुविधा नहीं मिल रही है। अगर उसको सुविधा मिलती है तो वहां पे उसके पास में जाने कोई दरकार नहीं था। और संबलपुर महानगर निगम में इतनी सारी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सारा है, काफी अच्छा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको डेवलप करके एक आदमी का एजुकेशन का स्टैंडर्ड को यहाँ पे बढ़ाने का गवर्नमेंट को बहुत स्कोप है। अभी बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ा रहे हैं कि स्कूल में डेवलप करेंगे, 1 करोड़ रुपया दे दो, स्कूल का रिपेयरिंग हो जाएगा। रिपेयरिंग से नहीं हो जाएगा, आपको क्वालिटी बढ़ानी है, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ानी है, वो नहीं हो सक रहा है, टीचर्स नहीं है, क्योंकि हाँ ये देखा स्टैंडर्ड नहीं है उसका। आज अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज हर 1 किलोमीटर में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन आज वो बंद पड़ी है। स्टूडेंट क्यों नहीं है?
क्योंकि उनको क्वालिटी नहीं मिल रही है। इसको ये सुधारने की बहुत बड़ी जरूरत आवश्यकता है। ये एक बहुत, क्योंकि अब इसका क्या परिणाम हो रहा है कि जो बच्चे कल सरकारी स्कूल में आके पढ़ सकते थे वो नहीं जा रहे हैं, वो फिर कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। जरूर एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? प्राइवेट स्कूल का भी अपना कैपेसिटी है, उसकी अपनी बिल्डिंग है, कितने बच्चों को भरेगा वो? भर भर के क्या हो जा रहा है? एक टीचर है और बच्चे 200 हैं, तो क्वालिटी कहाँ से मिलेगी? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको अगर आपकी सरकार आती है, आपको एक मौका मिले, तो आप क्या एक प्लानिंग करें इसको सॉर्ट आउट करें? जरूर। इसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी है, दामोदर प्रधान जी है, और यहाँ पे लोकसभा के कैंडिडेट है। उसने भी थोड़े दिन पहले एक अपना उसने एक ऐसा सेमिनार टाइप का हुआ था, उसमें उसने पूरा विस्तृत, पूरा डिटेल में उसको बताया है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजुकेशन के ऊपर में क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी के ऊपर उनको काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में उस पॉलिसी लागू होगी, वो समाज शिक्षा मिलेगी, समाज सबका स्टैंडर्ड होगा। तो चल रहा है सर, बहुत विचार ऐसा है। बात करें सर बेरोजगारी, आज आए दिन हमको सुनने मिलता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और विरोधी तो इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है कि बीजेपी गवर्नमेंट है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो एक बार हम सरकार को साइड कर देते हैं कि कोई भी सरकार, बेरोजगारी का कारण जो मेरा अपना मानना है कि शिक्षा सही नहीं मिल रही, क्योंकि आज स्कूलें बंद पड़ी हैं, सरकारी स्कूलें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, वहां पर क्वालिटी ठीक है लेकिन टीचर स्टूडेंट का रेशियो में इतना ज्यादा गैप हो जा रहा है कि जो प्योर क्वालिटी वाला कंटेंट हर एक बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एज अ रिजल्ट बच्चा बेरोजगार हो रहा है। आपका इसके ऊपर क्या विचार? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप जो चीज बोलते हैं वो कुछ मात्रा में है जरूर, बाकी अब मैं समूहपुर जिले की बात बताता हूँ आपको। विधानसभा से बाहर निकलकर कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे खुली है? काफी है। अब एक से गिन लीजिए, पर हीराकुद से लेके झारसुगुड़ा तक, अपना वेस्टर्न उड़ीसा में इंडस्ट्रीज है। हाँ। अब जिला की बात बताओ, हाँ। कितने बच्चों को यहाँ पे उसमें नौकरियां मिल रही है? बहुत बच्चे अभी ऐसे हैं जो यहाँ पे उसने डिप्लोमा किया है, ITI किया है, वो वहाँ पे 10,000 11,000 में नौकरी करता है, 12,000 में नौकरी, और उस कंपनी में बाहर के आदमियों को लाके, मैंने जो आउट स्टेट के हैं, हाँ। अगर कोई ऑफिसर्स लाते हैं कोई असुविधा नहीं है, हमें उसी कंपनी चलानी, वो भी पैसा लगाते हैं, उसको कोई असुविधा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उसको लेबर भी चाहिए तो उसको दूसरे स्टेट से लाके यहाँ पे लेबर रखेंगे। अच्छा, तो हमारे यहाँ के आदमी को इतने तो नालायक भी तो नहीं है ना हम लोगों की, हम लोगों को लेबर काम करने के लिए भी योग्यता नहीं है हमारी। तो ये सबसे बड़ा दुख है कि यहाँ का जो लीडरशिप है और उड़ीसा का जो नेतृत्व है, सरकार जो है, वो कभी भी नहीं चाहती है कि यहाँ पे लोकल जो लड़के हैं उसको यहाँ पे उसको रोजगार मिलना चाहिए बोल के। एक गवर्नमेंट का एक नियम है कि जिस जगह कंपनी खुलती है, कंपनी बनती है, बड़ा बड़ा, आज जैसे भूषण ले लीजिए, आदित्य एल्युमिनियम ले लीजिए, आपका श्याम ले लीजिए, हिंडल्को ले लीजिए, कंबिया को विराट ले लीजिए, विराट का कोई कंपनियां कम नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे रेशियो जो है आपका बेकारी का वो ज्यादा है। उसको नौकरी मिलने के लिए यहाँ का जो नेतृत्व है उसने भी प्रयास नहीं किया, सरकार भी प्रयास नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे उसको नौकरी नहीं मिले बोल के। एक यहाँ पे जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उसका दायित्व होता है कि भाई यहाँ पे लोकल को बेकारी को कैसे अपना खत्म करे। लेकिन मुझे नहीं लगता आज तक कभी किसी ने इस जगह प्रयास किया है बोल के, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कभी ये सब विषय वस्तु कभी आपका विधानसभा में उठाए है बोल के। नहीं तो ये कंपनी खुलेगी, 30,000 40,000 की कंपनी खुलती है, और वहां पे कम से कम जहाँ पे आदमी का जमीन छीने है, जहाँ का आप पानी व्यवहार करोगे, जहाँ का आप हवा पानी दूषित करोगे, जहाँ पे आप पोल्यूटेड एरिया करोगे। अभी जैसे हम समरपुर से जाएंगे झारसुगुड़ा मोटरसाइकिल में, आप व्हाइट शर्ट पहन के जाइए, खाली जाके आ जाइए, पर अब ब्लैक हो जाएगा। तो वो सब हम तो खा रहे हैं ना, अब सबके पास तो गाड़ी नहीं है। तो यहाँ के पब्लिक को जनसाधारण को मिल क्या रहा है उससे? न उसके द्वारा न रोजगार यहाँ पे कुछ पैदा हुआ है, न किसी को नौकरी मिल रही है, न बेकारी समस्या दूर हो रही है। तो इससे सबसे बड़ा रीजन यहाँ का नेतृत्व है और सरकार भी है। अब नेतृत्व में सब पार्टी वाले आ जाते हैं। बहुत बार सर ये देखा जाता है ना कि जब मतदान करवाते हैं, जब वोटिंग होती है, तो जितने पब्लिक को आना चाहिए उतना नहीं आ पाता। तो उन वोटर्स को किस तरीके से हम और ज्यादा अवेयर कर सकते हैं कि वो वोट दें? उसके ऊपर आप क्या कुछ? आपकी बात तो सरकार के तरफ से आपको मालूम होगा, केंद्र सरकार ने इलेक्शन कमीशन ने नया कानून निकाला है जो सीनियर सिटीजन से वो घर में बैठ के भी वोट कर सकता है। अच्छा, ऐसे 2-3 अच्छे कानून निकले हैं जो आदमी अपने घर में बैठ के भी अपना वोट कास्ट कर सकता है। उसका सर मिसयूज भी हो सकता हो? नहीं होगा। घर बैठे किसको, अब मान लीजिए कि मुझे बीजेपी को वोट देना है, अब उसका मेरे घर में कांग्रेस वाले आ जाएंगे, भैया तो कांग्रेस को वोट दे, मैं तो घर में बैठा हूँ, तो उसका देखो मिसयूज करना हो तो आदमी को एक अपना मन में कोई आदमी सोचेगा ना, लोग ऐसा मिसयूज करेगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है, बहुत जगह हो सकता है, नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इन जनरल आदमी लोग चाहते हैं कि
बूथ में जाके ही वोट करें। और अभी देखिए आप यहाँ पे एक एक बूथ को आदर्श बूथ बनाया जा रहा है। हाँ सर, अभी मेरे पास जब पता चला कि आप आने वाले इंटरव्यू में, तो मेरे पास 2 क्वेश्चन आए थे आपसे पूछने के लिए। पहला इसमें यह है कि आज अगर हम म्युनिसिपैलिटी जाते हैं किसी काम के लिए, तो वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब मुझे कौन सा काम किस विभाग में जाके करना है मुझे नहीं पता। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं वहां पर ऑफिस में किसी भी एक कर्मचारी को पकड़ूंगा कि भैया मेरे को ये काम करवाना है, कहाँ जाऊँ। उसको पता चल गया इस आदमी को वो काम करवाना है, अब वो उससे अपना पैसे बना, वो उसको पहले घुमाता है, वो बाबू के पास जाइए, वो बाबू के पास जाइए, फिर इतना पैसे लगेंगे, कितने एक्चुअल में लगते हैं कि नहीं लगते हैं, कुछ गवर्नमेंट की फिक्स उसके ऊपर फीस है कि नहीं है, कितने दिन में वो काम हो जाएगा, इसका कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम किस तरीके से मतलब कुछ करें कि जो म्युनिसिपैलिटी है एट प्रेजेंट वो इस चीज को और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करे, क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? देखिए बिल्डिंग बड़ा हो गया है, काम का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा है। तो छोटा बिल्डिंग था, आदमी को वहां पे काम करने के लिए समस्या होती थी। मैं पहले भी मैंने आपको कहा, जब तक जो जमीन से जुड़े हुए कार्य जो आदमी है, जो डेली से डेली बेस में कमाते हैं खाते हैं, उसकी ज्यादातर समस्या उन्हीं की होती है। और जब तक ये जो ऑफिसर्स लोग, जब तक ये वहां पे कुछ आदमियों का ऐसा व्यवस्था नहीं किया जाए उसी समस्या को दूर करने के लिए, तब तक आदमी ऐसे ही हेरेसमेंट होते रहेंगे। और अभी तो जितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, हम भी जाते हैं तो खुद पूछते हैं कि एक ऑफिसर कहाँ बैठ रहे हैं बोल के। समस्या बहुत सारी है। ये सब चीज को जब निर्वाचन हो गए, सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आए, उसको फिर कैसे किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। और भाजपा तो हर बार बोलती है, हर उस व्यक्ति के पास भाजपा का कार्यकर्ता पहुंचे जो उसी समस्या बता सके उसको, तो समस्या को दूर कर सके। तो हमारा प्रयास रहता है, आने वाले दिनों में उसके लिए जरूर कोशिश की जाएगी। तो सर इसके ऊपर हम ऐसे नहीं करवा सकते क्या कि लेट सपोज आज अगर मैं म्युनिसिपैलिटी जाऊं, तो देखिए आज म्युनिसिपैलिटी क्या कर रही है, आज आम नागरिक को सर्विस दे रही है। अब इसको ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते तो वो हमको क्या क्या खाना परोस सकती है, उसका एक मेन्यू कार्ड होता है, जरूर है ना, और उसके साथ उसका कितना रेट होता है। तो क्या ना म्युनिसिपैलिटी भी ऐसा अपने एक बड़ा सा होर्डिंग लगा दे कि हमारे यहाँ पर आप कौन कौन सा विभाग में क्या काम करवा सकते हैं, उसका विभाग का रूम नंबर दे दे, उसका क्या फीस है गवर्नमेंट का वो बता दे, और उसका बगल में उसका कितना समय अवधि लगेगा वो बता दे, और कौन ऑफिसर इंचार्ज है वो दे दे। ये डिस्प्ले क्यों नहीं करते? अच्छा प्रस्ताव ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अगर ये कर देंगे तो मैक्सिमम हमारा जो करप्शन है वो बहुत लेवल तक कम हो जाएगा। और दूसरी बात है, ये जो आप ये बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, आपको ऐसा होना चाहिए। इस चीज को हमने अभी ये साल 1.5 साल पहले मैंने म्युनिसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बहुत भले आदमी थे, 1.5-2 साल हो गया होगा उसका, मैंने उसको प्रस्ताव दिया था। समूह में सबसे बड़ी समस्या मान सैनिटेशन का 2 से 2.5 करोड़ रुपए हर महीने में खर्चे होते हैं, लेकिन काम नहीं होता, सफाई नहीं हो रहा। आप देखिए अपने गली में ही देख लीजिए, बाकी का बात दूर की बात है। तो मैंने उसे प्रस्ताव दिया था हर उस वार्ड में कि भाई आपका चपरासी कौन है, हाँ, आपका यहाँ पे इंस्पेक्टर कौन है, तो हम उनको फोन कर सकते हैं, सर आपके एरिया में काम नहीं हो रहा और जो आप बोलते हैं ना 30 आदमी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम एक वार्ड में 30 लेबर को लगाया, अब 30 लेबर का नाम दे दीजिए, उसमें लिखिए गाड़ी वाला है, झाड़ू वाली है, ये ठेला वाला है, उसका नंबर दे दीजिए, चपरासी का और बीट पिन का नंबर जरूर होना चाहिए। नहीं हो सका, वो बेचारा ऑफिसर का बदली हो गया। अच्छा मैंने सोचा अब समूह जैसे शहर में 2.5 करोड़ रुपए अगर महीने में खर्चे होते हैं सैनिटेशन के लिए, और जब देखे तब समूह दिन भर कचरा पड़े रहता है, तो क्या हालत होगी। तो करना चाहिए। आपका जो प्रस्ताव है, मैंने उसको प्रस्ताव दिया था, तो कार्यकारी नहीं हो सका। ओके सर, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा एक पॉपुलर टॉपिक आपसे रिलेटेड है। तो सर ये किस्सा क्या था, क्योंकि आज हमारी जो पीढ़ी है जो इस वीडियो को देख रही होंगी, चांसेस है कि बहुत ज्यादा यूथ हो जिनको पता ही नहीं कि कुछ ऐसा हुआ था। तो आप जरा बहुत शॉर्ट में बताइए कि वो क्या था, हनुमान जयंती वाला इवेंट क्यों हुआ था और उसमें आपका क्या रोल था, प्लीज सर जरा बताइए। हमने अच्छा विषय ले लिया मेरे से, शॉर्ट में बताऊंगा, 2 मिनट लगेंगे। शॉर्ट में बताइए सर। ये हनुमान जयंती आज से नहीं, बहुत दिनों 1987 से शुरुआत हुई है। ये कुछ अपने दलेपड़ा से एक शोभा यात्रा निकलती थी, और शोभा यात्रा के समय में उसको मस्जिद के सामने में रोका गया। ठीक उस समय रामनवमी थी, उसका 7 दिन के बाद में जब हनुमान जयंती आती है, तो सबने बैठा कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम व्यक्तियों ने उसको हनुमान जयंती को रोका है। दले अपने मारवाड़ी पड़ा से निकलती थी हनुमान जयंती उस समय, और लक्ष्मण जी निकालते थे, उसे गुरु होते थे। तो उसके बाद में 7 दिन के बाद में जो यात्रा की गई यहाँ पे, तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पब्लिक जमा हो गई। उसे एक रिएक्शन हुआ था, वो कुछ साल तक चला, 4-5 साल तक चला, फिर वो स्टॉप होके बंद हो गया। जिस समय हमारी जब काउंसिल हुई, जब हम चेयरमैन हुए, फिर उसको 2004 से हमने शुरुआत किया। तो शुरुआत किया, आस्ता उसका बढ़ते गया। अभी अच्छा पोजिशन में हनुमान जयंती होती है। अगर लास्ट ईयर की बात बोलते हैं, आप पूछते हैं मुझे, तो ये सरकार प्रायोजित था। ये वाला एक नवदास जी
का आप जानते हैं एक मर्डर केस चल रहा था, मुझे ऐसा लगता है, बाकी उसके गहराई तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, उस विषय को जो बारंबार टीवी फीवी में सब जगह जो बारंबार चर्चा का विषय होता था, उसको दबाने के लिए एक सरकार प्रायोजित, सरकार तो नहीं बोल सकते, कुछ ऑफिसर्स हो 2-3-4 आदमी मिलकर इसको एक घटना को किए थे। और उसके बहुत सारे सबूत है। जिस समय हनुमान जयंती का जब आपका मोटरसाइकिल की रैली निकली, पुलिस नदारद, एकदम कम पुलिस थी वहां पे। पुलिस तो खुद मार खा के आई है जो हमने वीडियो में देखा है। हाँ, पुलिस खुद मार खा के आई है, एकदम नदारद पुलिस, बहुत कम संख्या में पुलिस थी। जिस दिन शोभा यात्रा निकला भी उस दिन भी पुलिस का जितना मैनेजमेंट होना चाहिए नहीं था। तो एक प्रश्नवाची होता है सरकार के ऊपर में, ये किस लिए है? उसने सबका मन में संदेह है कि ऐसी घटना घटी तो क्यों घटी है। तो हिंदू सब दिन शांति प्रिय होता है, हिंदू कभी भी वायलेंस में कभी विश्वास नहीं करता है। मार खाता है बेचारा, उसके बावजूद भी प्रशासन की बात मानता है या उसके लीडर की बात मानते हैं, अपने हिसाब से उसको मैनेज करके वो करते हैं। लोग लास्ट टाइम जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और आपको मालूम होगा अपने भाई की जान भी लिए हैं, जान भी गई थी वहां पे आपका रिंग रोड में। तो ऐसे ही चल रहा है। आज अगर उत्तर प्रदेश होता, योगी जी की सरकार होती, तो अगर वैसा कोई कड़ा आदमी होता यहाँ पे प्रशासन चलाता, तो ये जो यहाँ पे कुछ आदमियों के जो देश विरोधी तत्व हैं, जो दादागिरी चलती है, हर बार समूह में कुछ अशांति का वातावरण करना रखना चाहते हैं, तो ये सब नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए, जिस घर से पत्थर फेंका गया गंडगोल करने के लिए हनुमान जयंती का शोभा यात्रा में, आज घर खड़ा है। अगर योगी जी होते तो बुलडोजर चल गया होता। ऐसा जरूरत है यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत है, जो देश विरोधी तत्व बहुत है, जो काम करते हैं वैसा। उसको प्रशासन उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको जब तक नहीं लेगा, तो आने वाले दिनों में समूह की स्थिति और संघातिक होती जाएगी। ओके सर। हनुमान जयंती में तो मैं तो 4 साल 5 साल सभापति भी रहा हूँ, कभी ऐसी घटना नहीं घटी है, फर्स्ट टाइम हुआ। और उसके लिए गलती भी हम लोगों ने की है। जो अब की बार जो कमेटी थी, पूरा एकदम क्या बोलते हैं, वो एकदम कमजोर कमेटी थी। देखिए, जब नेतृत्व लेने वाला सही नहीं हो ना, तो ये सब आती है, ये सब घटनाएं घटती है। सामने वाला मजबूत हो जाता है तो प्रशासन ढीला हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति निर्माण करनी पड़ती है, जिस परिस्थिति से निर्माण हो तो पुलिस प्रशासन सजग होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इसके पहले हनुमान जयंती में हमने चर्चा करवाया कि नागा बाबा आ रहे हैं संबलपुर में, 20 नागा बाबा आ रहे हैं बोल के। प्रशासन पूरा एकदम उसका पसीना निकल गया प्रशासन का। क्यों आ रहे हैं नागा बाबा? नागा बाबा हाथ में तलवार पकड़े रहेंगे, यहाँ पे नियम है, तलवार पकड़ना मना है, भाला पकड़ना मना है, हथियार। तो प्रशासन पूरा हिल गया था एक बार। और हर बार कमेटी को वालों को बुलाकर सेटलमेंट करो, कंप्रोमाइज करो, बाबा लोगों को मत बुलाओ, बाबा लोगों को ये मत करो। प्रशासन के ऊपर में जो प्रभाव रहना चाहिए ना, वो प्रभाव नहीं प्रशासन के ऊपर में। उसलिए आज ये परिस्थिति हनुमान, जब प्रशासन बेफिक्र हो गया, तो अपने जो विरोधी है उसको मौका मिल गया ना ये सब घटनाएं घटाने के लिए। और उसका सबसे बड़ा कारण है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है जो विगत 2 सालों के अंतर में जो गाय जो हम लोग बार बार पकड़ रहे थे। आपने सुना होगा, कभी मोतीजरा में चले गए, कभी हम सोनापल्ली चले गए, गोडाउन में ताला तोड़ के पुलिस को लेके गाय को निकलवा दिया। ये लोगों ने फिर गाय को यहाँ पे जुजू में ये हाथीबाड़ी के पास में गाय रखना चालू किया जंगल में, वहां से भी हमने गाय को छुड़वाई। तो ये जो कसाई जो है ना, जो इलीगली काम कर रहे थे, गाय की जो यहाँ पे डेली मारते हैं, लोगों को एक आक्रोश था। कुछ जैसे हमारे जैसे कुछ आदमी हो गए ऊपर में, उसको लोगों को आक्रोश था। जब प्रशासन ढीला हो गया, कमेटी ढीली हो गई, उसको मौका मिल गया गुस्सा उतारने के लिए। अब सोचिए, मेरे नजर में कम से कम 3 से 4 हजार गाय ऐसी थी जिसको हमने रिलीज करवाया। लेकिन दुर्भाग्य बात है, यहाँ पे प्रशासन के पास में रखने की जगह नहीं है, लेकिन जंगल में छोड़ते हैं, फिर वही हो जाता है। तो लोगों ने आक्रोश था हम लोगों के ऊपर में, इसका रिवेंज लेना है बोल के, उसको मौका देके उस दिन उसने रिवेंज लिया। तो सर, इस कार्यकाल में, आपके पिछले 30-40 साल के कार्यकाल में, कभी आपको ऐसे कुछ धमकी वगैरह मिली, आपके कभी कुछ हमला हुआ? चलते रहता है। तो उसको सर कैसे सामना करना बिल्कुल परिवार वालों को सबसे ज्यादा पहले समझाना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल हम उसको गुरुत्व नहीं देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना। देखिए, एक छोटी सी बात है, अपने एक गली में एक घटना घटी थी। यहाँ पे एक झगड़ा हो गया था, अपने हिंदू लड़का के साथ ही छोटा मोटा हमारा झगड़ा हुआ। उसने क्या किया, मुसलमानों को भेजा अच्छा अपने घर के बाहर में झगड़ा कराने के लिए। तो उसको प्रश्रय मिला, मैं निकला बाहर में, चिल्लाया, वो लड़का को भी मैंने घर में घुसा के पीटा भी। तो जो भी है वो केस वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। जो 8-10 लड़के जो थे यहाँ पे, उसने कुछ दिनों का बाद बीजेपी ज्वाइन किए। नहीं, उसने बीजेपी ज्वाइन किया था पहले से ही। हाँ। वो मेरा केस में अरेस्ट हुआ है। अच्छा। उसके ऊपर अरेस्ट होने का बाकी था, पुलिस प्रेशर था उसको मेरे हनुमान जयंती कमेटी की तरफ से। तो उसको अरेस्ट करने के बाद थे, हमारा नेतृत्व ने फोन किया, उसको छोड़ दिया। तो बहुत जगह ऐसा होता है, अपने ही आदमी लोगों अपने विरुद्ध में काम करते हैं। वो पॉलिटिकली उसका कुछ रिवेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको बढ़ाने वाले, इन लोगों को क्राइम में लाने वाला है अपने ही कुछ आदमी लोगों ने, जो इन लोगों को क्राइम में लाके अपने उसको व्यवहार करते हैं, अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं, उसको व्यवहार भी करते हैं, उसको प्रश्रय भी अपने देता है। ओके सर, बातें तो चलती रहेंगी। आप हमारे जो यूथ हैं उसको एक मैसेज दे दीजिए,
क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? अभी युद्ध बहुत समझदार हो गया है, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, और आज की देश की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसके ऊपर में पूरी अवगत है। उसको समझाने की, मैसेज देने की जरूरत नहीं है। युद्ध बहुत 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 समझदार हो गया, एजुकेटेड भी हो गया, समझदार भी हो गया है। वो खुद अपना भविष्य कहाँ ठीक है, कैसे ठीक रहेगा, आने वाले दिनों में अपना सनातन को बचा के, अपना राष्ट्र को बचा के उसकी क्या भूमिका वो समझते वो जरूर ग्रहण करें, ये पर मेरा आत्मविश्वास है। तो ये थी सर, ये थी दोस्तों हमारी गिरीश जी के साथ एक छोटी सी बातचीत। उम्मीद है आपको इनके बारे में बहुत कुछ और जानने को मिला होगा। ऐसे ही हम और आगे सेशंस लेते आते रहेंगे। आप कौन होगा हमारा अगला गेस्ट, उसे कमेंट में उसका नाम लिखना ना भूले। कोशिश करेंगे अगला गेस्ट वो हो। तो सर थैंक यू फिर से सो मच, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। आज आपके साथ बैठ के कुछ मन की बात भी मैंने कह सकी है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ बात कुछ आदमियों के पास मैसेज पहुंचे। जरूर सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम मैक्सिमम लोग तक पहुंचा सके।